आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का एग्जाम एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर हम 3 अप्रैल फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का एनालिसिस एक साथ कवर करेंगे। क्लियर है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में किस वर्ष गणतंत्र लागू हुआ था? तो भारत में जो गणतंत्र लागू हुआ था ये 1950 में हुआ था। आप सभी को आई थिंक पता होगा। 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों से आजादी पाने के 2.5 साल बाद भारत में गणतंत्र लागू हुआ था। क्लियर है। और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का जो संविधान है ये लागू किया गया था, जिससे भारत का गणतंत्र बनाया गया। क्लियर है। तो भारत आजाद नहीं था, यानी स्वतंत्र नहीं था, उससे पहले भारत में जो संविधान था ये बेसिकली भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही चीजें यहाँ पर चल रही थी और इसको फिर हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। तो ये तो चीजें आई थिंक आपको रिकॉल होगी सारी चीजें। और भारत सरकार जो अधिनियम है 1935, इससे भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। उससे पहले बता दें, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और हम मेहनत करने के लिए मोटिवेट हो। तो आप जरूर शेयर करिएगा। और जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाए। देखिए कंटिन्यू करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के जो स्थापना की ये किसके द्वारा की गई? तो मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जब उन्होंने मगध राज्य और पश्चिमोत्तर मकदूर निदाई इसको बोला जाता है नियाई। तो याद रखिएगा मकदूर नियाई तो ये बेसिकली था। तो इस पर विजय प्राप्त इन्होंने की थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने घनानंद, जिसको नंद राजवंश का बेसिकली था वो, तो घनानंद को उखाड़ फेंका था। और सिकंदर महान की सेनाओं द्वारा वापसी के मद्देनजर स्थानीय शक्तियों के अवरोधों का लाभ उठाने के लिए मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति पश्चिमी की ओर तेजी से विस्तार इन्होंने किया था। एक किंवदंती भी प्रचलित है। उसके अनुसार चाणक्य जो थे शिक्षक चाणक्य, इन्हें अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध राज्य यानी नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए आश्वस्त किया, जब उसके राजा धनानंद का अपमान हुआ था। क्लियर है। तो आप देख लीजिएगा, उसके राजा धनानंद का जो अपमान हुआ था उसके बाद में ये चीजें हुई थी। तो आप ऐसा आई थिंक आपको पहले से भी ये चीजें पता होंगी। तो अगर क्वेश्चन बने तो आप मेंटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य उत्तर और पश्चिम का विस्तार किया क्योंकि उन्होंने मकदुनियाई सत्रापी पर विजय प्राप्त की और सेल्यूसिड मौर्य युद्ध जीता है इन्होंने। तो इनके बारे में हम जो चीजें जितने भी पॉइंट लेवल की वो आपको कवर करवा देंगे एक स्पेशल वीडियो में, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य से लगातार क्वेश्चंस बन रहे और एक भी ऐसी अभी तक शिफ्ट नहीं गई है जिस दिन से स्टार्ट हुआ है उस दिन से कि आपका इनका क्वेश्चन नहीं बना हो। तो इनको आप जरूर से कवर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की सबसे ज्यादा बोली लगी है? अब कोई क्रिकेट खिलाड़ी है इनकी सबसे ज्यादा बोली लगी है। क्लियर है। और हाल ही की चीजें हुई है, तो आई थिंक ये 2023 का आपका क्वेश्चन बना है। सेम करन आपका सही जवाब रहेगा। देखिए सेम करन जो है ये आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी है और इन्हें पंजाब किंग्स की टीम ने कुल 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और एक दिन और इनसे क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उसमें पूछा था कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है। क्लियर है। तो इनकी रचनाएं कुछ काव्य कृतियां हैं इनकी, जैसे कि ग्रंथि है, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला, बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम, ये कुछ इनकी प्रसिद्ध है और यही एग्जाम में आपकी ज्यादातर पूछी जाती है। तो इनको एक नजर आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं और आई थिंक ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये हिंदी में आपके आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो कथकली जो है, कथकली ये केरल से रिलेटेड है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है ये। और कथकली जो नृत्य है संगीत और अभिनय का मिश्रण है और यह अतीत की कहानियां सुनाती और है, खासकर भारतीय महाकाव्यों की ओर, और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ये नृत्य बेसिकली कथकली नृत्य। और नर्तक कहानियों की भूमिकाओं जैसे राजा, देवता और राक्षस आदि को विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ में निभाते हैं। गायक कथा सुनाते हैं और तबला वादक जो होते हैं ये संगीत वाद्य बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 कौन था? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 इनका नाम है मैकलॉगलिन लेब्रॉन इनका नाम है और मोंडो डुप्लांटिस। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। क्लियर है। देखिए मैकलॉगलिन लेब्रॉन और मोंडो डुप्लांटिस जो है इन्होंने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का 2022 का पुरस्कार जीता है। विश्व चैंपियनशिप अमेरिका बाधा खिलाड़ी है सिडनी लेब्रॉन इनका नाम है और ये जो है स्वीडिश पोल वॉल्टर डोमो डुप्लांटिस ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। तो इन दोनों के बारे में भी आप डिटेल याद रखिएगा। ये करंट के क्वेश्चन है, करंट के इस तरह के क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में एक दो पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है?
या फिर रचित है इनके द्वारा कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे जिनमें नहीं आपका वर्ड रहता है, जो बहुत सारे कम लोग इनको गौर करके देख पाते हैं। तो याद रखिएगा इनमें से कौन सी रचना राम रक्त बेनीपुरी द्वारा रचित है। तो उनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं जैसे कि नीम की ईंट, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, इस तरह की। क्लियर है। इनके अलावा भी कुछ और निबंध इनके, जैसे कि निबंध, इनका निबंध है नीम की ईंट, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, चिंता के फूल, केदी की पत्नी आदि। नाटक की बात करें अम्बापाली, शकुंतला, नेत्रदान, गांव के देवता, ये कुछ इनकी नाटक है। तो ये है राम रक्त बेनीपुरी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा है। तो अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का विजेता रहा है मानसिंह। क्लियर है। सितंबर 2021 में ये हुई थी और हार का जो क्रम है ये टूटा और मानसिंह ने दिल्ली में हुई नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 20 किलोमीटर रेस वॉक में अंडर 23 में रजत पदक प्राप्त किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है। तो मिल्खा सिंह का संबंध धावक है, ये धावक है। मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख के नाम से इनको जाना जाता है। ये वर्ड आप स्पेशली याद रखिएगा किस नाम से इनको जाना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुका है। और एक भारतीय ट्रैक और फील्ड स्प्रिंट थे जिन्हें भारतीय सेना में सेवा करते हुए खेल से परिचित कराया गया था और उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में अंडर 20 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। इनका नाम है अंतिम पंघाल। याद रखिएगा 17 वर्षीय पहलवान अंतिम पंघाल 19 अगस्त 2022 को सोफिया बुल्गारिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। और इन्होंने जो है महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में कजाकिस्तान की एटलिन सागायेवा को 8-0 से हराया है और अंतिम हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। तो इनका नाम है अंतिम पंघाल, इनका नाम है, ये हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का ये कौन सा 45वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बना था, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इस तरह से। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका इस तरह का पूछा गया था। तो ये याद रखिएगा यहाँ से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा जहां से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है। तो बुझे हुए चूने यानी कि बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है विटामिन। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी होता है पानी में घुलनशील। देखिए पानी में घुलनशील विटामिन बे होते हैं जो शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते हैं, तो वो पानी में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ रूप पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए एसआई मात्रक से आपका क्वेश्चन बन रहा है और ये क्वेश्चन ये टॉपिक आपका डेली आ रहा है, एक ना एक एसआई मात्रक आपका डेली पूछे जाए। विटामिन से भी लगातार आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्लाज्मोडियम किस रोग का कारक है। तो ये मलेरिया है, आपका याद रखना है। प्लाज्मोडियम जो है ये किस रोग का कारण होता है, तो मलेरिया का होता है। बेनाइन मलेरिया के लिए जिम्मेदार इसलिए होता है। खाद्य श्रृंखला से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। बैरोमीटर एक उपकरण है जो रिक्त स्थान मापता है। तो बैरोमीटर जो मापता है, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, जिसे बैरोमीटर का दाब भी कहा जाता है। और वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हवा की परतें हैं, उस हवा का वजन होता है और वहां जिस चीज को छूती है उसके खिलाफ दाब डालती है, दबाव या दाब डालती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। तो बैरोमीटर इस दाब को मापते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को माप की इकाइयों में मापता है, जिसे वायुमंडल या बार कहा जाता है। इसके अलावा गाइस बीमारियों से भी आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक पर भी आप गौर कीजिएगा थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत कोई वायुमंडलीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। तो सौर ऊर्जा ये एक स्रोत है जो कि कोई भी वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता है। सीधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है और इसका उपयोग सौर सेलों के साथ बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है, इसलिए इसे वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या 12 है। तो मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Mg होता है और इसकी परमाणु जो संख्या होती है ये 12 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान 24.305 यूक है। मैग्नीशियम का उपयोग उन उत्पादों में किया जाता है जो हल्के होने से लाभान्वित होते हैं, जैसे कि कार की सीटें, सामान, लैपटॉप, कैमरा और बिजली के उपकरण, इनमें मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। और ये सल्फर को हटाने के लिए पिघला हुआ लोहे और स्टील में भी जोड़ा जाता है। इसका उपयोग प्लेयर्स, आतिशबाजी, स्पार्क कलर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए विटामिन से आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा टाइफाइड रिक्तस्थान के कारण होता है। तो ये टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु एकल कोशिका वाले जीव है जो ना तो पौधे और ना ही जानवर है। वे आमतौर पर लंबाई के कुछ माइक्रोमीटर मापते हैं और लाखों के समूह में एक साथ मौजूद होते हैं। तो टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है जिससे तेज बुखार, दस्त और उल्टी हो सकती है। यहाँ बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है और संक्रमण को अक्सर दूषित होने या दूषित भोजन पानी के माध्यम से पारित किया जाता है और उन जगहों पर अधिक प्रचलित बेसिकली होता है ये वायरस, और जहाँ हाथ धोना कम प्रचलित होता है। क्लियर है। तो आई थिंक आपको डिटेल कवर हो चुकी है टाइफाइड के बारे में, जीवाणु से ये होता है, तो ये याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं
और 3 अप्रैल को जो आपका पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट का, इसका एनालिसिस आप कवर आपको करवाते हैं जीके और करंट के क्वेश्चन के साथ में। देखिए गाइस, यहाँ पर हम जो है ये आपको कवर करवा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और 3 अप्रैल 2023 सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये अब आपको कवर करवाते हैं। जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस इसमें बेसिकली हम स्टार्टिंग में कवर करेंगे, उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं उससे पहले बता दें, चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश हम करते रहें। क्लियर है? आइए कंटिन्यू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित हो चुका है? सही जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से पूर्णतः लाभान्वित होने वाला राज्य आपसे पूछा गया है, यानी कि सबसे ज्यादा जो लाभान्वित राज्य है ये आपसे पूर्णतः पूछा गया है। अब इसमें एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट कुछ अलग होता है या पहला या प्रथम दे रखा तो आप उस हिसाब से इसको क्लिक कर सकते थे, उसमें आसानी होती। बट इसके अकॉर्डिंग ये अगर पैटर्न था आपके एग्जाम में तो इसको ऑप्शंस देख के ही किया जा सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे अधिक मकान बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। तो आई थिंक आपको ऑप्शंस में उत्तर प्रदेश ही दे रखा होगा। और इस घटक के तहत यूपी सरकार ने अब तक कुल 11,60,906 आवास के डीपीआर स्वीकृत हो चुके हैं और इससे पहले 9,77,057 आवास स्वीकृत हुए थे। तो मध्य प्रदेश ने, इसके अलावा मध्य प्रदेश के नाम भी एक रिकॉर्ड इसमें है प्रधानमंत्री आवास में। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी के तहत देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ये डेटा भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा, हो सकता है करंट का अगली शिफ्ट में यही आपसे पूछे जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम, क्लियर है, और उन्हें एक ऐसी शक्ति या अधिकारों से संपन्न करता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो ये क्वेश्चन अभी एक बार पहले भी पूछा जा चुका था, ये वापस से रिपीट हुआ है। 931 आपका सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में औसत जो लिंगानुपात है ये 931 है। मध्य प्रदेश में औसत लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात करें तो ये करीबन 7 करोड़ 30 लाख है। क्लियर है? याद रखिएगा 7 करोड़ 7.5 करोड़ होने वाली है और आई थिंक अब तक हो भी चुकी होंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा हो गई होगी क्योंकि 2011 में ये जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़े हैं। अभी 8 से भी ऊपर आई थिंक मेरे हिसाब से पहुंच गई होंगी। तो आप इस डेटा को देख लीजिएगा एक बार कि अभी वर्तमान में कितनी है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन बन जाए। बट ज्यादा पॉसिबिलिटी जो होती है वो आपके 2011 की जनगणना के ही अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनने की रहती है। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का 6% थी और मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? इससे भी 2 से तीसरी बार क्वेश्चन ये बन रहा है आपसे। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये सेल चित्रकला या रॉक शेल्टर्स भी इनको बोला जाता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है। हो सकता है आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिला होगा। देखिए, भीमबेटका जो शिलाश्रय है ये मध्य भारत जो पठारी है इसके दक्षिण किनारे पर विंध्य पर्वत यानी मध्य प्रदेश की तलहटी में, विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में है बेसिकली, तो इसकी तलहटी में ये स्थित है भीमबेटका, रायसेन जिले में आती है मध्य प्रदेश के। भीमबेटका परिसर प्राकृतिक सेल आश्रयों के भीतर सेल चित्रकला का एक शानदार भंडार है। भीमबेटका में हम एक के ऊपर एक चित्रों की लगभग 20 परतें देख सकते हैं और प्रतीकात्मक होती है यह। इनमें प्रतीकात्मकता थोड़ी आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित है। तो आप ये पॉइंट अब नोट डाउन करेगा क्योंकि ये पॉइंट ऐसे ही आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई है उत्तर प्रदेश से। कथक एक उत्तर भारतीय नृत्य है जो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ है और कथक शब्द कथा से आया है, इसका अर्थ कहानी है। शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नृत्यों में से एक है। तो क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है कि बताइए शंभू महाराज का संबंध किससे है या किस नृत्य से है? क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी है, पहले इनका निधन हुआ, ये किस देश से थे? ये क्वेश्चन बनाया आपसे। तो फुटबॉलर है, पहले इनका निधन हुआ है, तो ये ब्राजील से इनका संबंध है। ब्राजील के महान फुटबॉलर पहले का निधन हो गया, 82 वर्ष के ये थे। इंस्टाग्राम पर उनकी बेटी केली मेनेंटेस ने उनके निधन की पुष्टि की थी। पहले कोलन कैंसर से ये जूझ रहे थे। तो ये भी हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले किस बीमारी से पीड़ित थे या किस बीमारी थी जिसकी वजह से उनका निधन हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी आपका आए, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आप आसानी से बता देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी आपको डिटेल कवर करवा चुके हैं। इतने दिनों तक तो आपके माइंड में आसानी से ये रह सकती है चीजें जब तक आपके एग्जाम चलेगी। क्लियर है? तो आप एक बार इनको अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या पेश किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया था और 1937 में ये लागू हुआ था। भारत शासन अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम 1935-1937 में लागू हुआ था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था और यह 11 भागों और 10 अनुसूचियों में आयोजित किया गया था। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इसकी मुख्य विशेषता में एक फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्माण जिसमें 2 स्तर शामिल थे और एक केंद्रीय कार्यकारी और इसके अलावा संसद और इसके नीचे प्रांत और रियासतें आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम जो त्योहार है ये मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। यह त्योहार मानसून के अंत और फसल के मौसम का स्वागत करता है।
यह चिंगम के मलयालम महीने के दौरान 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। और ओणम जो त्योहार है ये इतिहास का संगम काल तक है। ओणम त्योहार का इतिहास संगम काल तक है। यह त्योहार पाताल लोक से असुर राजा महाबली की वार्षिक यात्रा के आगमन की स्मृति में बेसिकली किया जाता है या मनाया जाता है। और त्रिपुनिथुरा इसको बोला जाता है, त्रिपु निथुरा और अतचेया पुकलम। इसके अलावा पुष्प सजावट और व्यवस्था, पुलिकली ग्रैंड, टाइगर नृत्य और वल्लम मकली, सर्प नौका रेस जैसे विभिन्न जो कार्यक्रम है इस नृत्य या इस उत्सव के दौरान आयोजित किए जाते हैं। तो ये सारे हैं। नौका रेस इसमें सबसे फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आपका जाता पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कुछ देश आपको दे रखे थे और वहां के प्रधानमंत्री को आपको सुमेलित करना है। देखिए इधर देश दे रखे थे, इधर प्रधानमंत्री दे रखे थे, उनको आपको सही जोड़ी में सुमेलित करना था कि कौन से प्रधानमंत्री किस देश के हैं। क्लियर है? तो कुछ इस तरह के आपको ऑप्शंस मिले थे और इस तरह के यहाँ से डेटा आपका पूछा गया था। दक्षिण कोरिया, भूटान, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया, ये आपको देश दे रखे थे। आगे आपका ये जो है ये ऊपर नीचे थे, हमने इनका करेक्ट करके आपको राइट आंसर है ये सारे आपके। दक्षिण अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री है ये है फोन डक सो, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे सेरिंग, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। तो ये आप याद रखिएगा इनके बारे में। और आगे जिनकी भी एग्जाम है वो आप एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा सभी देशों के प्रधानमंत्री के बारे में। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं गाइस। तो आपको 4 क्वेश्चंस एक साथ आपको राइट आंसर क्लिक करना होता है। उनमें से आप एक क्वेश्चन तो आपका बड़े आसानी से हो जाता है जो लास्ट में बचता है, बाकी 3 तो याद होने ही चाहिए। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर एक जवाब देने के लिए 3 चीजों को आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है हमारा, साउथ इंडिया में कौन सा, देखिए ये जो कोई रेगिस्तान हमने डाला है यहाँ पर कोई अवार्ड का नाम था, एग्जैक्ट याद नहीं रहा है कि वो अवार्ड कौन सा था और किसे मिला है, ये भी याद नहीं रहा है। क्लियर है? तो साउथ इंडिया में कोई सा अवार्ड दिया गया है, ये किसे मिला है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, इसकी वजह से आंसर तो आपको बता नहीं पाएंगे। तो हमने कुछ डिटेल आपके लिए डाली है, जैसे कि साउथ से रिलेटेड ये डिटेल। देखिए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ 2022 का ऐलान हो चुका है और अल्लू अर्जुन ने जहां तेलुगु में, वहीं सूर्या ने तमिल में बेस्ट एक्टर का जो है अवार्ड जीता है। तो तेलुगु और तमिल इन दोनों में अल्लू अर्जुन, इसके अलावा सूर्या, दोनों ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। हो सकता है ये बना हो। इसके अलावा दोनों की ही फिल्में पुष्पा द राइज और जय भीम को बेस्ट फिल्म चुना गया है। मलयालम में अय्यप्पनम कोसियो और कन्नड़ में एक्ट 1978 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये कुछ डिटेल है, आप एक नजर इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। 940 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर करेगा। साइंस का पहला क्वेश्चन बना है, पीलिया कैसी बीमारी है, तो ये एक वायरस बीमारी है। इस तरह से ऑप्शन दे रखे थे आपको वायरस वगैरह इस तरह से, तो वायरस आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गतिज ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है, ये क्वेश्चन बना है। डीएनए से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस के क्वेश्चन कम मिले हैं। क्लियर है? बाकी कल से आपको देखिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, कल आपका कोई भी एग्जाम नहीं है, कल एग्जाम आपका नहीं है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हम पहले ही बता दें, आप परेशान मत होना कि कल वीडियो नहीं आया आपका। कल एग्जाम नहीं है आपका, परसों अब आपको एनालिसिस मिलेगा, क्योंकि जब एग्जाम होता है तभी आपको एनालिसिस मिल पाता है। तो परसों एग्जाम है आपका और परसों ही आपको जो है एनालिसिस का वीडियो मिल पाएगा। तो आप परेशान मत होना। वीडियो की पीडीएफ जो है आपको हम डाल देंगे एप्लीकेशन पर मॉर्निंग में, तो आपको वो मिल जाएगी, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। हम उसका नोटिफिकेशन भी डाल देंगे टेलीग्राम एप्लीकेशन पर, ताकि आपको उसका पता चल जाएगा पीडीएफ डल गई है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है और भी, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या जो नंबर आपको दे रखी है नंबर पर डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। क्लियर है? जो भी चीजें हैं, और जिन लोगों को आगे एग्जाम है तो आप हमें क्वेश्चन सेंड कर दें। कहाँ पर सेंड करना है आपको क्वेश्चन, या तो आप